नमस्कार, मैं राजनीता भाटी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में टॉपिक होगा पजेशन, कब्जा। कब्जा देखिए गाइस, कब्जा हमारा सब्जेक्ट है, एक जूरिस्प्रूडेंस लॉ सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, जिसका एक टॉपिक है कब्जा, पजेशन। इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कब्जा का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि नेचर क्या है पजेशन का, कब्जे का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है इसकी। उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन डाल देना है कि भाई पजेशन का जो बेसिक है वो क्या है, क्यों हम लोग पजेशन पढ़ रहे हैं, क्यों हम लोग कब्जा पढ़ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कब्जा देखिए, कोई भी व्यक्ति है और उसके पास में कोई वस्तु है, तो हर एक व्यक्ति का उन वस्तुओं पर एक कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, एक नियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब किसी वस्तु पर कोई फिजिकल कंट्रोल, भौतिक नियंत्रण अगर रखा जाता है, तो जनरल सेंस में उसको कब्जा कहते हैं। कब्जा क्या है कि भाई मेरा इस वस्तु पर कब्जा है, मैंने ये वस्तु अपने नियंत्रण में रखी हुई है। तो जब वो वस्तु अपने नियंत्रण में होगी तभी बोलेंगे कि उस पर हमारा कब्जा है। तो देखिए, मानव जीवन की अगर हम परिकल्पना करें तो क्या बिना भौतिक वस्तुओं के उपयोग या उपभोग के मानव जीवन संभव है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। मानव जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं का उपयोग भी ज़रूरी है, उनका उपभोग भी ज़रूरी है। मीन्स उनको हम यूज भी करेंगे, उनको हम कंज्यूम भी करेंगे। तो जिस तरह से अभी नेक्स्ट हमारा क्या है कि जिस तरह से जीवित रहने के लिए मानव को रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत होती है, बेसिक नीड होती है, हर एक व्यक्ति की बेसिक नीड है कि भोजन भी होना चाहिए, कपड़ा भी होना चाहिए, मकान भी होना चाहिए। तो इसी तरह से भाई भोजन, कपड़ा, मकान तो हमारे आधिपत्य में जब तक नहीं है तब तक हम कैसे कहेंगे कि ये इनसे हम लोग अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से जिएंगे। तो इसीलिए सामंड ने कहा है कि मानव जीवन के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए भौतिक वस्तुओं पर कब्जा होना बहुत ज़रूरी है। तो कब्जा बेसिकली अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि मनुष्यों और वस्तुओं के बीच के जो संबंध है उस संबंध को कब्जा बताता है। ठीक है, तो अभी नेचर जान लेते हैं कि नेचर क्या है। बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं जो कहते हैं कि कब्जे में ऑनरशिप की भी पावर निहित रहती है, स्वामित्व निर्माण की शक्ति निहित रहती है। सीधी सी बात है कि जब तक हम किसी वस्तु पर अपना कब्जा नहीं करेंगे, उस वस्तु पर अपना नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक हम उस वस्तु के मालिक कैसे बनेंगे। तो मालिक बनने से पहले उस वस्तु पर हमारा कब्जा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही इसके कब्जे की प्रकृति है। और रेसनलियस एक आपका कॉन्सेप्ट है, रेसनलियस बोलते हैं स्वामीहीन वस्तु की, ऐसी वस्तु जिसका कोई मालिक ही नहीं है। तो उसको यदि कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में ले ले तो वह उस वस्तु का एकमात्र स्वामी, उसका रियल ऑनर माना जाएगा। इसी तरह बेंथम ने क्या कहा कब्जे के बारे में? बेंथम ने कहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी संपत्ति पर कब्जाधारी का वास्तविक कब्जा उसे उस प्रॉपर्टी पर उसका हक दिला देता है, और जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर अपना बेटर टाइटल, उससे बेहतर हक साबित नहीं कर देता, तब तक उस पहले वाले कब्जेधारी को ही उस संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। तो इसी तरह से फिर आगे जस्टिटी का बचाव। अगर जस्टिटी देखिए, एक आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है जस्टिटी होता है कि दूसरे व्यक्ति का अधिकार, पर व्यक्ति का अधिकार। इसी तरह से पहले अभी मैंने एक टर्म बताया रेसनलियस क्या होता है? स्वामीहीन वस्तु। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को आप लोग अब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर में पूछी जा सकती है CCS यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में भी 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि रेसनलियस इज क्या है, रेसनलियस स्वामीहीन वस्तु है या स्वामी सहित वस्तु है, क्या है। तो इस तरह से आप इनको भी ध्यान दीजिएगा। फिर आगे सामंड ने क्या कहा? सामंड ने बोल दिया कि कब्जा क्या है? मनुष्य और वस्तु के बीच के मौलिक संबंध को बताता है।
किसी भी भौतिक वस्तु पर कब्जा अगर हम लोग रखते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर किसी भौतिक वस्तु पर कब्जा रखता है तो उससे प्रतीत होता है कि कब्जाधारी को उस वस्तु पर निरंतर हक जताने का और उसको निरंतर उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने ये बताया आपको कि बेंथम ने क्या कहा है, उसके बाद सामर्ट ने क्या कहा है, हेनरी मैन ने, पैटन ने क्या कहा, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है डेफिनेशन क्लॉज में भी आप डाल सकते हो, है ना। तो डेफिनेशन आप कैसे डालोगे, बेंथम की डेफिनेशन आप डाल सकते हो कि भाई बेंथम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा कि किसी भी संपत्ति पर कब्जाधारी का वास्तविक कब्जा उसे संपत्ति पर हक दिला देता है। सामर्ट ने क्या कहा कि कब्जा मनुष्य और वस्तु के बीच मौलिक संबंध रखता है और किसी भी भौतिक वस्तु पर कब्जा रखना यह दर्शाता है कि कब्जाधारी को उस वस्तु को निरंतर प्रयोग करने और उसका उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। फिर पैटर्न की बात करते हैं, हेनरी मैन की बात करते हैं। हेनरी मैन ने क्या कहा, हेनरी मैन ने कहा कि कब्जे से आशय किसी वस्तु के साथ ऐसे संपर्क से है जो अन्य व्यक्तियों को उस वस्तु के उपभोग से अपवर्जित करता है। तो हेनरी मैन क्या कह रहे हैं कि कब्जा तब कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति उस वस्तु को इस तरह से अपने संपर्क में लिए हुए है कि वो अन्य व्यक्तियों को उस वस्तु का प्रयोग करने से रोक सके। सपोज कीजिए मेरे पास ये बुक है, तो मुझे इस बुक के इस तरह से कांटेक्ट में रहना है कि कोई तीसरा बंदा आकर मुझसे मेरी किताब मेरी बुक को ये छीन ना ले। तो मेरे पास एक पावर है कि मैं इसको अपने कंट्रोल में ही रखूँगी। अगर कोई आकर मेरी बुक को मुझसे छीनेगा तो मैं उसको वर्जित करूँगी, उसको हटाऊँगी। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, मेन का है, हेनरी मेन का, कि भाई किसी वस्तु के इतने कांटेक्ट में तो रहो कि उस वस्तु का उपभोग कोई तीसरा व्यक्ति ना कर सके। तो इस वाली चीज़ को हेनरी मैन ने कब्जा बताया है। फिर अभी हम लोग बात करेंगे कब्जे के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पजेशन। तो ये बेहद ज़रूरी है। पहले आपने डेफिनेशन डाल दी, उसके बाद में आपने क्या डालना है, डेफिनेशन आपने सामर्ट की डाल दी, पैटर्न की डाल दी, सर हेनरी मैन की डाल दी, है ना। तो इस चीज़ के इसके इन सब के बाद में आपको एक और मेन है जो है आवश्यक तत्व। तो कब्जे के आवश्यक तत्व को डिस्कस करते हैं। देखिए, दो आवश्यक तत्व होते हैं, दो एसेंशियल्स होते हैं कब्जे के। पहला होता है आपका कार्पस पजेशनिस, कार्पस पजेशनिस, सीधे आप इसको कार्पस भी बोल सकते हो। और दूसरा हमारा होता है एनिमस पजीडेंडी। एनिमस पजीडेंडी मतलब आप इसको एनिमस बोल दो। एनिमस मतलब ये ध्यान रखो कि कार्पस प्लस एनिमस इज इक्वल टू पजेशन। कार्पस और एनिमस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, पजेशन बनाते हैं, कब्जा बनाते हैं। तो कार्पस को अभी डिस्कस कर लेते हैं। कार्पस को हिंदी में कहते हैं काय, कब्जे का काय। तो देखो कब्जे का काय का क्या मतलब है, इसका मतलब है, कार्पस का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो हमारे नियंत्रण में है, कोई भी वस्तु उस पर जो हमारा नियंत्रण है वो नियंत्रण प्लस दूसरे व्यक्ति को उस कब्जे से दूर रखने की क्षमता, इसको कार्पस बोलेंगे। जैसे मैंने अभी बुक वाला एग्जांपल बताया कि मेरी एक बुक है, वो बुक मेरे पास है और मेरा उस पर कंट्रोल है और मेरे पास पावर है कि अगर कोई तीसरा बंदा मेरे पास आए और मेरी बुक को मेरी परमिशन के बिना ना ले। तो इसका मतलब कार्पस क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति का उस वस्तु पर एकल नियंत्रण होना चाहिए, उसका सोल कंट्रोल होना चाहिए उस वस्तु पर, और उस वस्तु के प्रति दूसरों को उस वस्तु के कब्जे से अपवर्जित रखने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये थोड़ी टिपिकल टर्म आपकी होगी है कि दूसरे के को कब्जे से अपवर्जित रखना, लेकिन सीधे सीधे आप इसका मीनिंग समझिए कि कार्पस से आशय किससे है कि किसी भी वस्तु पर एकल नियंत्रण और दूसरों को उससे दूर रखने की क्षमता। तो इसको भी अब हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स में कि कार्पस पजेशन, इसमें आपके कुछ 5-6 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आपको डालने हैं। पहला है आपका कब्जाधारी की भौतिक शक्ति, फिजिकल पावर ऑफ द पजेसर, कि कब्जाधारी की जो भौतिक शक्ति है वही तो उसको उसके उपयोग की गारंटी दिलाएगी। भाई अगर मैं कमज़ोर हूँ, मैं दूसरे को एक्सक्लूड नहीं कर सकती अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने से, तो फिर मेरा जो कब्जा होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा।
तो फिर भौतिक शक्ति होनी चाहिए पजेसर की, कब्जाधारी की भौतिक शक्ति होना चाहिए। जैसे कि मकान के कब्जे के संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, दीवार लगा दी जाती हैं, दरवाजे लगा दिए जाते हैं। तो ये सब क्यों लगाए जाते हैं, जिससे कि कोई भी जो पजेसर है, जो कब्जाधारी है, वो अन्य व्यक्तियों को उसको कब्जे करने से रोक सके। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं कि पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द पजेसर, कब्जाधारी की पर्सनल प्रेजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ ऐसी दशाएं होती हैं कि जहां हमेशा ही उस वस्तु को अपने कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। जैसे व्यक्ति अगर सोता है तो क्या सोते समय भी उस वस्तु को अपने साथ रखेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अनेक दशाओं में वस्तुओं पर कब्जा कायम करने के लिए पर्सनल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, भले ही उस व्यक्ति में फिजिकल पावर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी बच्चे के हाथ में कोई भी कॉइन है, कोई सिक्का है, तो उस पर उसका कब्जा उसके पर्सनल प्रेजेंस के कारण है। तीसरा पढ़ते हैं गोपनीयता, सिक्रेसी। तो सिक्रेसी क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को इस इंटेंशन से छिपा कर रख रहा है कि उस वस्तु पर उसका कब्जा बना रहे और उसको कोई तीसरा बंदा उसमें आकर हस्तक्षेप न कर सके, तो फिर यह भी क्या है, उस कब्जे की सुरक्षितता का एक उपाय है। ये भी हमारा कार्पस पजेशनिस में आएगा। चौथा कि जो हमारे राइटफुल क्लेम्स हैं, जो अधिकार युक्त दावे हैं, उनके प्रति आदर। अब देखिए, उनके जो भी हम दावा कर रहे हैं अपनी संपत्ति पर, तो उस संपत्ति पर जो दावा है उसको क्या है कि उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उस पर अनुचित हस्तक्षेप किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। पांचवा क्या है, कब्जा बनाए रखने के आशय की अभिव्यक्ति। अब मेरे पास ये बुक है, अगर मैं ये चाहूँ कि भाई मुझे ये बुक नहीं रखनी, मुझे किसी और को देनी है, थर्ड पर्सन को देनी है, तो तभी तो मैं दे पाऊँगी। लेकिन अब दूसरी बात, इसको उल्टा करके देखो कि पजेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि मेरा आशय होना चाहिए कि मैं इस पर कब्जा रखना चाहती हूँ, मैं इस मकान पर अपना कब्जा चाहती हूँ, मैं इस बुक पर अपना कब्जा चाहती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, पांचवा पॉइंट हुआ कि किसी वस्तु पर कब्जा बनाए रखने के आशय के साथ साथ उस वस्तु को प्राप्त करना आवश्यक है। वस्तु कब प्राप्त होगी, जब उस पर आशय होगा प्राप्त करने का। फिर नेक्स्ट है हमारा कि अन्य वस्तुओं के कब्जे के द्वारा प्राप्त संरक्षण। तो जैसे यदि कोई भी लैंड है, कोई भूमि है, उस पर कब्जा उससे उस भूमि पर स्थित अन्य वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे आदि पर भी कब्जा दिलाता है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर आम के पेड़ लगे हुए हैं, उसके कोई खेत खरीदा, खेत में आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो अब क्या हुआ, आपका कब्जा उस खेत के साथ साथ उन आम के पेड़ों पर भी होगा, उस भूमि से अटैच जो भी चीज़ें हैं उन पर भी आपका कब्जा होगा। तो ये थे हमारे कब्जे के कार्पस पजेशनिस के कुछ पॉइंट्स। अभी आगे देख लेते हैं एनिमस पजीडेंडी। एनिमस पजीडेंडी क्या है, धारणा आशय। धारणा आशय मतलब क्या हुआ कि कब्जे को धारण किए रहने की मानसिक इच्छा। मेरी मानसिक इच्छा है कि मैं इस बुक को अपने पास रखूं, मैं इस बुक को अपने साथ रखूं, तो इसका क्या है, इसको बोलते हैं मेंटल विल हमारी। तो मानसिक इच्छा कब्जे को धारण किए रहने की धारणाशय कहलाती है, एनिमस कहलाती है। अब सामर ने क्या बोला, सामर ने कहा कि अन्य व्यक्ति को एक्सक्लूड करने का, उनको अपवर्जित करने का, उनको दूर करने का आशय कब्जे का मानसिक तत्व है। तो कब्जाधारी का इच्छा स्वयं किसी वस्तु के उपयोग करने की नहीं है, तो कब्जे के लिए वह इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है कि वह उस वस्तु का उपयोग करना चाहता है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं कि क्या क्या ज़रूरी है। जैसे कि कब्जाधारी का दावा जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, उसमें अन्य व्यक्तियों को एक्सक्लूड करने का आशय होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कब्जाधारी स्वामी के रूप में वस्तु को प्रयोग करने का आशय रखता हो। तीसरा क्या है कि कब्जाधारी की कब्जा धारण किए रहने की इच्छा उसके स्वयं के लिए हो, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो सकती है। कब हो सकती है, जब वो नौकर के लिए कर रहा है, एजेंट की तरह कर रहा है, या फिर किसी ट्रस्टी की तरह कर रहा है। फिर पांचवा पॉइंट है कि कब्जाधारी का कब्जे संबंधी जो ये एनिमस है वो कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना आवश्यक नहीं है, वो जनरल भी चलेगा। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, जैसे कि मेरी एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं रखी हैं। अब मुझे मेरा उन सारी बुक्स पर कब्जा है, लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा, कोई दूसरा बंदा मुझसे आकर कहे कि आपकी लाइब्रेरी में ये बुक है और या नहीं है, कोई स्पेसिफिक किसी बुक का वो नाम ले आकर के,
तो उस बुक पर अगर मुझे उस बुक के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे उसके एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता, अरे मेरी लाइब्रेरी में ये भी बुक है, ये मैं एकदम से शॉक होती हूँ कि आपने ये बुक निकाली, अरे ये भी है मेरे पास। तो इस वहाँ क्या हुआ कि इस सेंस में कि भाई इसको तो इसके अस्तित्व का ही नहीं पता, इसको तो इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं पता कि इसके पास ये बुक है भी कि नहीं। तो जो दूसरा पर्सन है वो ये नहीं कह सकता कि इस बुक पर उसका कब्जा नहीं है, मतलब मेरा कब्जा बुक पर नहीं है। लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स रखी है उन सभी पर मेरा कब्जा माना जाएगा, सभी पर मेरा पोजेशन माना जाएगा, बेशक कि मुझे उनमें से किसी पर्टिकुलर बुक्स का ज्ञान ना हो, मुझे पता ना हो कि भाई हाँ ये बुक भी यहाँ रखी है। तो इस तरह से ये हमने पढ़े हैं कार्पस एंड एनिमस। ये क्या है? कब्जे के आवश्यक तत्व हैं कि कब्जे के क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं। तो कार्पस का मतलब फिजिकल कंट्रोल एंड दूसरे को उस प्रॉपर्टी के पोजेशन से एक्सक्लूड करने की पावर, और एनिमस का मतलब है उस प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए रखने की मानसिक इच्छा। फिर आगे चलते हैं, आगे आपका पोजेशन के प्रकार क्या है, काइंड्स क्या हैं पोजेशन के। तो पोजेशन के काइंड्स देखिए, पहला हम लोग पढ़ते हैं, एक साथ इसमें दो काइंड्स को पढ़ा जाता है, जैसे कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मूर्त एंड अमूर्त, इनको आप एक साथ पढ़ोगे। तो मूर्त कब्जा, कॉर्पोरियल पोजेशन किसको कहते हैं? किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी भौतिक वस्तु के कब्जे को मूर्त कब्जा कहा जाता है। जैसे कि मेरा कब्जा मेरी भूमि पर है, मेरा कब्जा मेरे मकान पर है, मेरी बुक पर है, मेज पर है। तो ये जो जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के कब्जे को क्या कहा जाता है? मूर्त कब्जा, कॉर्पोरियल पोजेशन कहा जाता है। इसी तरह से दूसरी तरफ भौतिक वस्तु पर वास्तविक कब्जे को छोड़कर अगर कोई अन्य प्रकार का कब्जा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरियल पोजेशन। जैसे अब अन्य प्रकार का कब्जा क्या हो गया? मैंने बात की कि भूमि पर कब्जा, लैंड पर कब्जा है। तो अब वो लैंड है जैसे, तो उस पर किसी दूसरे व्यक्ति को उससे होकर जाने का अगर कोई जैसे बीच में से रास्ता बना दिया तो दूसरा व्यक्ति उस रास्ते से निकल सकता है। तो यहाँ क्या है कि उस दूसरे पर्सन को उससे निकलने का, भूमि से होकर जाने का रास्ते का अधिकार है, मार्ग अधिकार है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनकॉर्पोरियल पोजेशन। तो कुछ जूरिस्ट हैं, अगर आपका पूछ लिया जाए कि भाई पोजेसियो कॉर्पोरिस क्या होता है, तो कुछ जूरिस्ट हैं जिन्होंने कॉर्पोरियल पोजेशन को पोजेसियो कॉर्पोरिस नाम दिया है। इसी तरह से इनकॉर्पोरियल पोजेशन को पोजेसियो जूरिस नाम दिया है। तो पोजेसियो कॉर्पोरिस कौन सा पोजेशन है? कॉर्पोरियल पोजेशन है। और पोजेसियो जूरिस कौन सा पोजेशन है? इनकॉर्पोरियल पोजेशन है। तो इस तरह से वास्तविक कब्जा हमेशा किस में होता है? कॉर्पोरियल में होता है, मूर्त में होता है। और जबकि वास्तविक कब्जे से कुछ कमी रह जाती है तो वो किस में होता है? वो होता है इनकॉर्पोरियल में। फिर सेकंड पे चलते हैं, इमीडिएट एंड मीडिएट पोजेशन। तो इमीडिएट पोजेशन क्या होता है? इमीडिएट होता है ऐसा कब्जा जो व्यक्ति पर्सनली डायरेक्टली एक्वायर करता है, और ऐसा कब्जा जो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से होता है उसको मीडिएट कहते हैं। जो खुद व्यक्ति डायरेक्टली जिसको अर्जित कर रहा है उसको बोलते हैं इमीडिएट पोजेशन, और ऐसा कब्जा जो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है उसको बोलेंगे मीडिएट पोजेशन। अब इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल इसका क्या हुआ कि सपोज कीजिए मैं हूँ, तो मुझे क्या है कि एक बुक खरीदनी है। तो अगर मैं मार्केट जाऊँ, वो बुक खरीदूँ, तो बुक को खरीदते ही उस बुक पर मेरा क्या हो जाएगा? इमीडिएट पोजेशन हो जाएगा, तुरंत मैंने डायरेक्ट उसको एक्वायर कर लिया है। लेकिन अब मैं अपने भाई से कहूँ कि भाई तू ये बुक मुझे ला के दे दे मार्केट से, और मेरा भाई जाता है मार्केट और वो उस बुक को लेता है, तो मेरे भाई के पास उस बुक का पोजेशन है, वो है कैसा? इमीडिएट पोजेशन। लेकिन मेरे लिए मेरे भाई के पास क्या पोजेशन है? मीडिएट पोजेशन है। और जब मेरा भाई मुझको लाकर वो बुक मेरे हवाले कर देगा, मुझे वो बुक दे देगा, तो तब क्या होगा? मेरा उस बुक पर इमीडिएट पोजेशन हो जाएगा बुक को लेते ही। लेकिन जब तक बुक मेरे कब्जे में नहीं है, मेरे भाई के कब्जे में है, तब तक उसका क्या है? मीडिएट पोजेशन है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्करेंट पोजेशन, समवर्ती। समवर्ती क्या होता है कि किसी वस्तु पर एक ही समय दो व्यक्तियों का कब्जा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जैसे सिविल लॉ है, सिविल लॉ में क्या था कि भाई एक साथ दो दो दावों को आप नहीं रख सकते कोर्ट में। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही वस्तु पर
इमीडिएट भी और मीडिएट भी, दोनों कब्जे एक साथ हो जाते हैं। जैसे कि को ऑनर्स होते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल में पोजेशन को, कि एक व्यक्ति का कॉर्पोरियल पोजेशन है तो दूसरे का उससे आने जाने के रास्ते के अधिकार में इनकॉर्पोरियल पोजेशन हो गया। तो इसको हम लोग दोहरा कब्जा भी कहते हैं, समवर्ती कब्जा कॉन्करेंट पोजेशन, और इसका दूसरा नाम है दोहरा कब्जा। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि दोहरा कब्जा क्या होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोहरा कब्जा का दूसरा नाम है समवर्ती कब्जा, कॉन्करेंट पोजेशन। मतलब एक ही भौतिक पदार्थ के संबंध में कई तरह के कब्जों का साथ साथ होना। जैसे मूर्त एंड अमूर्त का भी मैंने कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल का एक साथ उदाहरण दिया। फिर नेक्स्ट है आपका चौथा कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, आणविक कब्जा। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का अर्थ है कि किसी संपत्ति या वस्तु पर बिना वास्तविक उपस्थिति के या बिना कंट्रोल के उसे धारण करने की शक्ति रखना, उसको धारण करने का आशय रखना। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि किसी भी कमरे को मैं ताला लगाकर उसकी चाबी किसी व्यक्ति को सौंप दूं, तो उस कमरे के अंदर जो भी वस्तुएं रखी हैं उन वस्तुओं पर मेरा कब्जा होगा। चाबीधारी व्यक्ति का क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होगा। जिसको मैं उस चाबी को सौंप के जा रही हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने घर का लॉक करके मैं अपने पड़ोसी को देकर जाती हूँ कि आप मेरे घर की देखभाल कर लेना। तो यहाँ पर जब मैं चाबी को दूसरे पड़ोसी को देती हूँ तो उस पड़ोसी का मेरे घर पर जो कब्जा है वो कैसा है? कंस्ट्रक्टिव है, आणविक कब्जा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। नेक्स्ट हमारा एडवर्स पोजेशन, एडवर्स प्रतिकूल। जब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भूमि पर कब्जा रखता है, लेकिन बाद में स्वयं उस भूमि का वास्तविक स्वामी बताते हुए उस पर अपना हक जताता है, तो इस प्रकार से हथियाए गए कब्जे को प्रतिकूल कब्जा कहते हैं, एडवर्स पोजेशन कहते हैं। भाई उस भूमि पर कब्जा तो है, किसी अन्य की भूमि है, मालिक कोई और है, लेकिन कब्जा अपना कर लिया, और फिर बाद में उसको जबरदस्ती या हथियाने की कोशिश करे, तो इसको बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजेशन। इसके अलावा गाइज कुछ आपका मेन और है पोजेशन इन डी ज्यूरी पोजेशन एंड डी फैक्टो पोजेशन। डी फैक्टो पोजेशन क्या होता है? पोजेशन इन फैक्ट, इसमें होता है कि किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच जो भी संबंध है उसे हम क्या कहेंगे? पोजेशन इन फैक्ट कहेंगे। इसके लिए भौतिक नियंत्रण का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पोजेशन इन फैक्ट के बारे में ज़रूरी है क्या है कि ऐसी वस्तुएं जिन पर मनुष्य का भौतिक नियंत्रण नहीं हो सकता वो कब्जे की विषय वस्तु नहीं होंगी, जैसे चांद, तारे, सूरज आदि। तो भौतिक नियंत्रण का होना आवश्यक है, और दूसरे को इतनी शक्ति भी होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई बाह्य हस्तक्षेप होता है तो उसको वो एक्सक्लूड कर सके। बात करेंगे पोजेशन इन लॉ सेकंड की, जिसको बोलते हैं डी ज्यूरी पोजेशन। तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, दो तरह से इसको पोजेशन को लॉ प्रोटेक्ट करती है। पहला कि वो पोजेसर को, कब्जाधारी को कुछ विधिक अधिकार दे देती है, और दूसरा वो कब्जाधारी के कब्जे संबंधी विधिक अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों को दंडित करती है, या फिर उसको जिसके राइट के साथ छेड़छाड़